नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में, जिसमें मैं क्लास 11th और 12th के इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स को पढ़ाता हूं। और इस समय मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज़ तैयार कर रहा हूं, जिसमें कई वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूं और आपने देखे भी होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। उसी कंटिन्यूशन में आज हम करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी और कुछ और बचे हुए कॉन्सेप्ट इस सीरीज़ के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी। देखिए दोस्तों, अभी हमने जीडीपी क्या होता है ये अभी हमने पढ़ा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे वो मार्केट प्राइस पे हो चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे हो। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका एक जनरल जो मीनिंग है वो ये है कि द मार्केट वैल्यू of all final goods and service which are produced within the domestic territory, that is called the GDP। अब ये जो मार्केट वैल्यू है, अगर इसे हम करंट प्राइस पर मेजर करते हैं तो इसको कहा जाएगा नॉमिनल जीडीपी। और इट डज नॉट शो द रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इससे हमारे को इकोनॉमिक ग्रोथ की एक रियल पिक्चर जो है वो समझ में नहीं आती है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर आपको इतना ही इसमें समझना है कि अगर जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पर मेजर किया जाए, करंट प्राइस पर मेजर किया जाए, तो इसको हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। और अगर इसे जीडीपी एट करंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए, दूसरी बात यह है कि जो करंट ईयर प्राइस पर जो जीडीपी मेजर करेंगे या जो नॉमिनल जीडीपी जो होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की रियल पिक्चर हमारे को शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूड होता है। आगे मैं एक एग्जांपल में लिख करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो नॉमिनल जीडीपी है, इट डजंट शो द रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। If GDP at current price rises, then it is not compulsory that the economy is growing। और अगर करंट प्राइस पर जीडीपी बढ़ती भी है, नॉमिनल जीडीपी अगर राइज भी हो रही है, तो हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते, या इट वुड नॉट कंपल्सरी दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, कि इकोनॉमी बढ़ रही है, ये हम नहीं कह सकते अगर जीडीपी बढ़ती भी है, क्योंकि जीडीपी क्या है, नॉमिनल प्राइस पर और करंट प्राइस पर है। तो इसको हम आगे एक एग्जांपल में समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जीडीपी जो बढ़ी है वो केवल प्राइस लेवल के बढ़ने के कारण बढ़ी हो, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट या प्राइस लेवल का इफेक्ट इसमें इंक्लूड होता है, जुड़ता है, शामिल होता है। तो ये बात हुई किसकी? नॉमिनल जीडीपी की। इफ़ जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट प्राइस, देन इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। आप अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें हम जीडीपी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज द रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या है? इफ जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस पर अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो इट इज कॉल्ड द रियल जीडीपी। इट इन द मेजरमेंट ऑफ रियल जीडीपी प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें हम प्राइस को क्या करते हैं? कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये जीडीपी बेस ईयर प्राइस पर या कांस्टेंट प्राइस पर मेजर की जाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का, या इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है या नहीं, इसके रियल पिक्चर जो है वो कौन देता है? वो रियल जीडीपी ही देती है। वो रियल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के रियल सिचुएशन को हमें एक्सप्लेन करती है। तो व्हाट इज द रियल जीडीपी? नंबर वन, इट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। द जीडीपी विच इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। एंड यू नो वेल व्हाट इज द जीडीपी। The second thing, that it is in the measurement of real GDP remain constant, price remain constant, so real GDP is more effective indicator than nominal GDP। जो जो रियल जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा इफेक्टिव इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने का। और उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता। इसमें हम प्राइस को कांस्टेंट लेके चलते हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा बेटर जो है मेज़रमेंट है, इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का।
और रियल जीडीपी कैसे निकलती है? रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस इनटू 100 एंड डिवाइड बाय करंट प्राइस इंडेक्स, यानी कि ये आपका हो गया जीडीपी एट करंट प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय करंट प्राइस इंडेक्स। इस तरीके से हम रियल जीडीपी को फाइंड आउट भी करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये जीडीपी डिफ्लेटर ये क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस आप लिखेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस जो कि क्या हो गया? जीडीपी एट करंट प्राइस क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि रियल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी, इसी को हम क्या कह देते हैं? नॉमिनल जीडीपी भी कह देते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो एवरेज है, उसका जो रेशियो है, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर? सो जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नाउ सी, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो रियल पिक्चर जो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो नॉमिनल जीडीपी है इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर, रियल जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर। इसको मैं एक एग्जांपल से, न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ये लेकर चलते हैं, हमने ये कहा कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हो सकता है शो न करे। कैसे? हम यहाँ ऐसे लेके चलते हैं कि यहाँ हमने एक लिया ईयर और इधर हमने लिया प्राइस, ये आप बना लीजिए। इधर हमने लिया क्वांटिटी, इधर लिया हमने जीडीपी, और यहाँ जो जीडीपी हम मान रहे हैं वो जीडीपी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आती है। आगे आप पढ़ेंगे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी को या नेशनल इनकम को मेज़र करने के। तो उसके अंदर आप यही देखेंगे कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जीडीपी आ जाती है। वो एक अलग प्रोसीजर है, पर अभी आपको यहाँ यही समझना है कि व्हेन यू मल्टीप्लाइड प्राइस इनटू क्वांटिटी देन यू विल गेट द जीडीपी। आप सपोज करिए कि हम बात करते हैं ईयर 2018 की। कोई कॉमोडिटी है, उसकी प्राइस है 10 रुपये और क्वांटिटी है 1000। तो आपकी जीडीपी जो हो गई वो हो गई, या हम 1 मिनट मान लेते हैं क्वांटिटी 1000 ना हो करके 100 ही है, तो जीडीपी आपकी हो गई 1000। अब हुआ ये कि 2119 में हम करंट ईयर की प्राइस की बात कर रहे हैं, हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, और इसमें हम ये बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ने से भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब हुआ ये कि प्राइस बढ़कर के 15 रुपीज़ हो गया, जबकि क्वांटिटी जो है वो 100 ही है। उस केस में आपकी जीडीपी बढ़कर के 1500 हो गई। बट यू कैन सी दैट कि क्या रियल में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो तो 100 ही है। प्रोडक्शन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन पहले भी 100 का था, और अभी भी 100 का ही है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम जीडीपी को देखें तो ये जीडीपी बढ़ गई, 1000 से 1500 हो गई। ये जो जीडीपी में राइज हुआ ये ओनली प्राइस लेवल के बढ़ने के कारण हुआ है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द राइज इन द प्राइस लेवल। इसलिए हम कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी डज नॉट शो द रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इफेक्ट। It may be possible that GDP may rise only due to the inflationary pressure, only due to the rise in price. So this is the about GDP, nominal GDP. Now if you see that in this the same case, अगर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम 2017 को हम बेस ईयर मान लेते हैं या 2016 को हम बेस ईयर मान लेते हैं, और 2016 में जो इस कॉमोडिटी की जो प्राइस थी वो सपोज करिए 9 रुपये थी, क्योंकि अब यहाँ पर आपने क्या ले लिया? कांस्टेंट प्राइस ले लिया या बेस ईयर प्राइस ले लिया। तो बेस ईयर प्राइस तो दोनों ईयर में ही सेम रहेगा, देयर वुड बी नो चेंज इन द बेस ईयर प्राइस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। जब ये 9 लिखेंगे तो यहाँ आपका जो जीडीपी आएगा इट वुड बी, मैं इसको यहाँ नोट कर रहा हूँ, देखिए अलग कलर से, इट वुड बी 900।
और यहाँ पर जो आपका जीडीपी आएगा ये 900 होगा, और यहाँ पर भी जो जीडीपी आएगा ये भी क्या होगा, 900 आएगा. इट वुड आल्सो 900 बिकॉज 9 into 100 and here 9 into 100. So in this way what can you say? You can say that there is no change in GDP. Real GDP में कोई change नहीं हुआ. That's why we say that real GDP is a better indicator of economic growth in comparison nominal GDP. आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ये फ़र्क और ये मीनिंग समझ में आ गया होगा. आगे हम देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट बात की, अब चाहे वो नॉमिनल हो चाहे रियल हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जीडीपी जो है इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. तो हम यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ फार जीडीपी कैन बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, कि हम जीडीपी को इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कैसे मान सकते हैं. इसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स है. तो देखिए अभी भी पूरी दुनिया में, इन द होल वर्ल्ड, जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है. और इकोनॉमीज़ की जो कंपैरिजन होती है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ की कंपैरिजन होती है वो जीडीपी के बेस पर ही करते हैं. अगर उनको हम देखते हैं कि वो इकोनॉमिक पावर है कि नहीं है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. अब हम कहते हैं कि अमेरिका की जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा है. आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर बट इट इज़ मोस्ट नियरली अबाउट $20 ट्रिलियन या $19 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका की जीडीपी है, जबकि इंडिया की जीडीपी अभी 2.60 या $2.70 ट्रिलियन के आसपास है. तो इंडिया की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से बहुत कम है, और हम कहते हैं कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी जीडीपी ज़्यादा है. लेकिन बाद में इकोनॉमिस्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या कोई देश में, किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी ज़्यादा है तो केवल क्या जीडीपी को देख करके हम उस देश में, उस कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर को मेज़र कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर उस देश की जीडीपी ज़्यादा है तो वहाँ पर इकोनॉमिक वेलफेयर भी ज़्यादा होगा. कैन वी से दैट इफ़ द जीडीपी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री इज़ हाई देन the GDP of then the welfare of that country is also high. It is not compulsory. So there are many drawbacks in measuring the welfare from the as a indicator of GDP. तो ये कई इसमें हम देख सकते हैं ड्रॉबैक्स हैं, और वो ड्रॉबैक्स क्या है इसको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे. So let's see this slide. That let us see that often GDP is considered as an index of welfare of the people. Increase in GDP means increase in welfare, but there are few limitations. लेकिन फिर भी, क्योंकि ये अभी तक जितने और मेजरमेंट है उसमें सबसे बेटर माना जाता है, बट फिर भी जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसकी प्रॉब्लम्स हैं. तो क्या उसकी लिमिटेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. तो अब देखिए कि इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज मोर अनइक्वल देन इवन मोर और हाई जीडीपी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बिकॉज इट विल शो दैट द फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ आर नॉट रीचिंग टू ऑल पीपल. नाउ सी स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज दैट सपोज देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी, कंट्री ए एंड कंट्री बी, एंड कंट्री ए में जीडीपी और कंट्री बी की जो जीडीपी है दोनों बराबर है, बोथ द सेम जीडीपी आर देयर. बट इसमें कंट्री ए में जो जीडीपी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है या मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और कंट्री बी में जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली है. तो विच कंट्री हैज़ अ मोर वेलफेयर? तो जाहिर सी बात है कंट्री बी जो होगा उसका वेलफेयर ज़्यादा, सॉरी कंट्री ए का वेलफेयर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी का जो कहना चाहिए कि बेनिफिट है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है. मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मीन्स कि लोगों को उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है. बट कंट्री बी में सोसाइटी के एक सेक्शन को जीडीपी का बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है और सोसाइटी के बहुत बड़े सेक्शन को जीडीपी का बहुत कम हिस्सा मिल रहा है,
जिसे हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इसी तरीके का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी का है। So if we have unequal distribution of GDP, then we don't say that we are having more economic welfare, and if we have equal distribution of GDP, only then we can say there is a economic welfare situation. So that's about the distribution of GDP, and it is a limitation of GDP as an index of welfare, because if your GDP is distributed unequally, then even high GDP, we cannot say that there is a welfare. Economic welfare lies in the people, right? Yeah, in that country. द सेकेंड पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अभी हमने देखिए बच्चों जीडीपी का मीनिंग पढ़ा, और जीडीपी के मीनिंग में साफ ये लिखा हुआ था, ये हमने ये पढ़ा था कि जीडीपी के अंदर हम ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन या उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम जोड़ते हैं, यानी कि वॉट एवर हैज़ बिन प्रोड्यूस इन अवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट्स मार्केट वैल्यू हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. Now it depends of the country that what type of goods are being produced in that country. GDP will rise, but you have to see that which type of goods are being produced there, because if harmful goods, war goods, or the goods which are not beneficial for the people, such type of goods if country produce, in that situation GDP will rise, GDP will high, but the welfare will less. That is the another limitation of GDP as an index of welfare. So if suppose if war goods and harmful products constitutes a large share of the GDP, then high GDP will not show the welfare. इसको आप यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी कंट्री के अंदर बहुत सारे टैंक बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, गोला बारूद बन रहा है, या फिर वाइन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, टोबैको आइटम्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जो लग्जरी गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जीडीपी तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या वास्तव में उससे लोगों का वेलफेयर होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। दिस इज़ आल्सो अनदर ड्रॉबैक of GDP as an index of welfare. The third point is non-monetary exchanges. There are many non-monetary exchanges. We are not included in GDP, but they increase the welfare. See here how that non-monetary exchanges are quite found in rural areas, but they are not included in GDP. Similarly, some activities like services of housewives, kitchen gardening, leisure activities are also not included in GDP, but they increase the welfare of the society. अभी तक हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीडीपी में शामिल हैं, बट उनसे वेलफेयर नहीं बढ़ता। लेकिन अब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जीडीपी में शामिल नहीं हैं, बट दे इंक्रीज द वेलफेयर. फॉर एग्जांपल, स्टिल in backward economies or in developing economies or in rural areas, there are many non-monetary exchanges are there. Non-monetary exchanges like people exchange use such type of barter system still in some remote areas. So these transactions are not included in GDP, बट दे आर बीइंग देयर. इस तरह के ट्रांजैक्शंस जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो वहाँ यूज़ किए जा रहे हैं. तो ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन वो जीडीपी से बाहर हो गया, तो जीडीपी आपकी क्या हो गई? कम हो गई, बट वेलफेयर कम नहीं हुआ. दूसरा कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हाउस वाइफ की सर्विस है, या किचन गार्डनिंग है, या लेजर एक्टिविटीज़ आप जो करते हैं, इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उसको मेज़र नहीं किया जा सकता. जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, वी कैनॉट मेज़र द सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, बट दे इंक्रीज अवर वेलफेयर, बट दे आर आउट ऑफ द जीडीपी. वो जीडीपी के बाहर है, लेकिन उनसे हमारा जो वेलफेयर है वो बढ़ता है, और वो जीडीपी में शामिल नहीं होता. इसलिए ये भी एक, दिस इज़ आल्सो वन ड्रॉबैक ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. नेक्स्ट है दैट इज एक्सटर्नलिटीज़. नाउ व्हाट आर द एक्सटर्नलिटीज़? Externalities refer to benefits or harms of an activity caused by a firm
और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। इसको आप यूँ समझिए कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी में होती है तो जीडीपी बढ़ती है, ये बिल्कुल बात सही है, बट उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ कुछ और तरह के हार्म और बेनिफिट भी होते हैं, हार्मफुल, जिसको हम एक तरह से साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं। सो वी कैन गेट द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स और वी कैन गेट द बेनिफिशियल साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि सोसाइटी को उठाना पड़ता है और सोसाइटी उसके लिए न तो पे करती है और न ही उसको कोई पेनलाइज किया जा सकता है, बट उनका इफ़ेक्ट होता है और उस इफ़ेक्ट से उनका वेलफेयर कम या ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है caused by industrial plants, GDP does not consider such negative externalities। मान लीजिए किसी एरिया में हमने एक केमिकल प्लांट लगाया और उस केमिकल प्लांट की वजह से उस एरिया के जो एनवायरनमेंट है, चाहे वहाँ के रिवर्स हों, चाहे वहाँ के पॉन्ड्स हों, वहाँ के ट्रीज़ हों, वो सारे एनवायरनमेंट उनका नेगेटिव हो गया, उनको आप समझ लीजिए कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ हुई, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ। अब अगर आप देखें तो केमिकल प्लांट लगने से, सपोज करें कि 100 करोड़ का केमिकल प्लांट लगा है तो 100 करोड़ से कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन जो एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ, जो रिवर का पॉल्यूशन हुआ, या जो और लोगों की सेहत खराब हुई, वहाँ जो आसपास के नियर बाय लोग हैं उनकी हेल्थ पर भी बैड इफेक्ट होगा, उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं दिखा सकते, और इससे जो वेलफेयर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो गया। तो ये एक लिमिटेशन है एक्सटर्नलिटीज़ की ड्यूरिंग द जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। द सेकेंड थिंग कि अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी एरिया में एक पब्लिक पार्क खोलती है, इन्वेस्टमेंट हुआ, पब्लिक पार्क बना, तो देश की जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि पब्लिक पार्क पे खर्च हुआ है। लेकिन इस एक्सपेंडिचर के साथ साथ विद द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस पब्लिक पार्क यू कैन सी दैट द बेनिफिट ऑफ पीपल विल आल्सो इंक्रीज। लोगों का बेनिफिट जो होगा वो बढ़ेगा, उनकी सेहत सुधरेगी, उनको अच्छा लगेगा, एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, उससे क्या होगा, वेलफेयर इंक्रीज होगा, वेलफेयर राइज होगा। दिस इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, and like this you can see that welfare may increase. So these are some drawbacks of GDP as an index of welfare. Now some more remaining topics we will discuss in our coming videos. So आप हमारे साथ बने रहिए एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।